सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वैष्णवी और आप देख रहे हैं द वैष्णवी मेथड। लास्ट सेशन में हमारा टॉपिक चल रहा था, हमने एक नया टॉपिक किया था जो था एनसीएफ 2005 मींस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। आधा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे लास्ट सेशन में। अगर आपने वो स्ट्रीम नहीं देखी है तो आपको मेरे चैनल पे स्ट्रीम मिल जाएगी, लाइव में जाकर आप वो स्ट्रीम देख सकते हैं, आपको पूरी रिकॉर्डेड में मिल जाएगी। वो जरूर देखना, बहुत हेल्पफुल वीडियो थी। आज उसी का ही हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ एनसीएफ 2005। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना और स्ट्रीम में जुड़ो। जल्दी से जल्दी ज्यादा लोग जो है मेरे साथ स्ट्रीम में जुड़ो और इस चैप्टर को पढ़ो। ठीक है, मैं 2 मिनट देती हूँ, इतने आप लोग ज्वाइन करो, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो लेट स्टार्ट। अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था। देखो, लास्ट क्लास में हमने गाइडिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे सारे। कितने गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे? देयर वर 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स। टोटल गाइडिंग प्रिंसिपल्स कितने थे? 5 जो हमने पढ़े थे। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको लास्ट क्लास का भी रिमाइंड हो जाए। ठीक है, फर्स्ट गाइडिंग प्रिंसिपल क्या था? कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। स्कूल के बाहर नॉलेज को कनेक्ट करना है हमें, सिर्फ टेक्स्ट बुक में सिमट के नहीं रह जाना। बच्चे की रियल लाइफ से नॉलेज को कनेक्ट करना है ताकि वो एक्सपीरियंस करे, ताकि वो समझे कि रियल वर्ल्ड में नॉलेज होती कैसी है। ठीक है, गाइडिंग प्रिंसिपल था हमारा शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग टू लर्निंग थ्रू अंडरस्टैंडिंग। रोट लर्निंग से हमें अंडरस्टैंडिंग की तरफ शिफ्ट करना है। मीन्स रटवाना नहीं है बच्चों को। जितना ज्यादा आप एक्टिविटी करके, जितना ज्यादा नॉलेज को चाइल्ड सेंटर्ड बना के आप समझा सकते हो, उतना ही समझाना है। रोट लर्निंग नहीं करानी, रटवाना नहीं है। अगर आप कोई फॉर्मूला पढ़ाते हो तो आप उस फॉर्मूला को समझाओ कि ये आया कहाँ से फॉर्मूला। ठीक है, ताकि ना कि आप उसको रटवाओ, आप उसको अंडरस्टैंड कराओ कि ये फॉर्मूला बना कैसे और ये आया कैसे, ताकि बच्चा और इंटरेस्ट ले और अच्छे से समझ पाए और याद रख पाए फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल क्या था? थर्ड, एनरिचिंग द करिकुलम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। मीन्स करिकुलम ऐसा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 करिकुलम ऐसा होना चाहिए, वो सिर्फ टेक्स्ट बुक वाली नॉलेज नहीं, टेक्स्ट बुक वाला ज्ञान नहीं देना बच्चों को। मतलब आप फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाओ बच्चों को। अगर स्कूल का इतना बजट है, आपका इतना बजट है, तो बच्चों को फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाओ। अगर आप फील्ड ट्रिप्स पे नहीं लेके जाते हो, आप बच्चों को स्मार्ट बोर्ड पे उन वीडियोस दिखाओ, आप उनको कनेक्ट करो नॉलेज से। जितना ज्यादा आप एक्टिविटी कराओगे बच्चों से, जितना ज्यादा एक्टिव रखोगे बच्चों को, उतना ही बच्चे इंटरेस्ट लेंगे पढ़ाई में और उतना ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेकिंग एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटिंग देम विद क्लासरूम लाइफ। मीन्स एग्जाम को हमें फ्लेक्सिबल बनाना है। एग्जाम को हमें क्या बनाना है? फ्लेक्सिबल। मीन्स बच्चा जो है वो एग्जाम का नाम सुन के डरे नहीं कि एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ना है, रट्टाफिकेशन करनी है, नहीं। मीन्स आपको बच्चे का मेन क्या करना है? बच्चे का फॉर्मेटिव असेसमेंट लेना है। बच्चे का फॉर्मेटिव असेसमेंट लेना है। बच्चे को पता भी ना लगे कि मेरा इवेल्युएशन हो रहा है, मेरा असेसमेंट हो रहा है, और आपका काम भी बन जाए। ठीक है, आपको पता लगता रहे कि बच्चे ने अभी तक कितना सीखा, या फिर आपके पढ़ाने में कहाँ कमी रह गई कि बच्चा ये टॉपिक नहीं समझ पाया। आप अपने टीचिंग मेथड को भी चेंज कर सकते हो। बेसिकली जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं वो फीडबैक के लिए होते हैं, बच्चों की फीडबैक के लिए भी और टीचर के फीडबैक के लिए भी। ठीक है, मीन्स आपको बच्चे को पढ़ाना नहीं है, मतलब आपको प्रेशर नहीं देना बच्चे पे कि एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं। आप कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन करो बच्चे का। ठीक है, खेलते खेलते ऑब्जर्व करो बच्चे को कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, या वो कैसे आपका जो आपने पढ़ाया है उसको कैसे समझ रहा है। ठीक है, फीडबैक लो, इवेल्युएशन करो। समझ आया? और लास्ट प्रिंसिपल क्या था? फिफ्थ गाइडिंग प्रिंसिपल,
nurturing an overriding identity informed by caring concerns within the democratic polity ऑफ द कंट्री। मीन्स देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर देखभाल संबंधी चिंताओं से प्रेरित एक प्रमुख पहचान को बढ़ावा देना। मीन्स बच्चे को वैल्यूज दो क्लासरूम में कि बच्चा जो है हमारे डेमोक्रेसी को समझे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझे, डाइवर्सिटी को समझे, बिकॉज इंडिया इज ऑल अबाउट डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को समझे, अलग अलग लोगों को समझे, वो किसी को कम ना समझे अपने से, ठीक है। वैल्यूज दो बच्चे को, क्लासरूम के अंदर भी वैल्यूज दो। इक्वालिटी समझाओ कि इक्वालिटी क्या होती है, इक्वालिटी समझाओ। जस्टिस, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी समझाओ कंट्री की। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करे, इंडिया के फ्लैग को रिस्पेक्ट करे। ऐसी वैल्यूज दो क्लास में बच्चे को। समझ आया? ये हमने गाइडिंग प्रिंसिपल्स को कर लिया रिवाइज। अब आगे चलते हैं, आज का देखते हैं आज क्या है। और हमने यहाँ पे पढ़ा था चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। आप लास्ट क्लास की वीडियो भी देख सकते हो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है 4 मेजर एरियाज ऑफ 1 मिनट 4 मेजर एरियाज ऑफ एनसीएफ 2005। ये मेजर एरियाज देखो, गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, और अब ये मेजर एरियाज मतलब इसके एनसीएफ 2005 के मेन एरियाज कौन कौन से हैं, किस किस पे बात हुई है, हमें ये समझना है, ठीक है। फर्स्ट इज एम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का एम क्या है? हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बट उस एजुकेशन, जो हम एजुकेशन बच्चे को दे रहे हैं, उसका एम क्या है, और जो हमारा एम है क्या वो फुलफिल हो पा रहा है? हमें बच्चे को हमारा मकसद क्या है, हमें बच्चे को सिखाना क्या है, और वो जो हम सिखा रहे हैं बच्चा समझ पा रहा है अच्छे से या नहीं, हमें ये देखना है। देखो, development of physical, mental, emotional and moral aspects, promoting values like peace, equality and justice। means शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और नैतिक पहलुओं का विकास करना है हमें। शांति, समानता और न्याय जैसे मूल्यों को बढ़ावा देना है। इसको हम कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। करिकुलर प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज। हमें सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, लिटरेरी एक्टिविटीज करा के, और इवन को करिकुलर एक्टिविटीज मींस अदर एक्टिविटीज अदर देन स्टडीज जो होती हैं, एक्टिविटीज डांसिंग, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, कुछ भी जो एक्टिविटीज होती हैं वो भी हमें करानी है। होलिस्टिक डेवलपमेंट, क्योंकि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी देखना है, हमें ध्यान रखना है, और बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट का भी हमें पूरा ध्यान रखना है। इट इज ऑल अबाउट करिकुलम। करिकुलम का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, सिर्फ लिटरेरी सिर्फ सिलेबस ही नहीं होता, लिटरेरी एक्टिविटीज ही नहीं होती, वहां पे सारी एक्टिविटीज काउंट होती हैं। इवन आपको आपके स्कूल को किस दिन छुट्टी रखनी है वो भी इंक्लूडेड होता है करिकुलम में। सारी एक्टिविटीज जो आप चैप्टर से रिलेटेड एक्टिविटीज करा रहे हो, आप जोनल्स में लेके जा रहे हो बच्चे को, इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन में, डिबेट्स के लिए, या किसी भी लिटरेरी एक्टिविटीज के लिए, डांस, स्पोर्ट्स, किसी भी चीज के लिए, वो सब करिकुलम में एडेड होता है, ठीक है। हमें हमारा एम क्या रहना चाहिए? होलिस्टिक डेवलपमेंट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट। होलिस्टिक का मतलब क्या होता है? ओवरऑल डेवलपमेंट। बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में ध्यान देना है, फिजिकल प्लस मेंटल बोथ, ठीक है। समझ आया? ये पॉइंट समझ आया होगा। आई होप। सेशन को लाइक करते रहना साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज करिकुलर एरियाज, स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट। मींस क्या है? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स विद लाइफ। जो हम सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चे को, उसको इंटीग्रेट करना है, उसको कनेक्ट करना है लाइफ के, बच्चे की लाइफ के साथ, लाइफ एक्सपीरियंस के साथ। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड कॉन्टिन्यूस असेसमेंट। मीन्स एक्टिविटीज करानी है बच्चे को। देखो, लर्निंग बाय डूइंग करानी है। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब क्या है? बच्चा सेंटर में होना चाहिए, बच्चे के अराउंड आप घूमोगे। मीन्स ये है कि बच्चा एक्टिविटीज करेगा, बच्चा जो एक्टिविटीज कर रहा है वो उसको करने दो, वो तभी तो एक्सपीरियंस लेगा, करके ही तो सीखेगा। एक्टिविटीज करानी है बच्चे को, लर्निंग बाय डूइंग कराना है बच्चे को। कॉन्टिन्यूस असेसमेंट लेना है, मीन्स फॉर्मेटिव असेसमेंट लेना है। आप जो पढ़ा रहे हो वो उसकी लाइफ से, लाइफ एक्सपीरियंस से इंटीग्रेट करके पढ़ाओगे। जो भी चैप्टर आप पढ़ा रहे हो उसकी लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाओगे, ताकि वो अच्छे से समझ पाएगा, ठीक है। समझ आया? अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? थर्ड पॉइंट है,
थर्ड पॉइंट इज स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। स्कूल और क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं, देखो पहले, मेकिंग स्कूल जॉयफुल। स्कूल जॉयफुल होना चाहिए, मीन्स बच्चे को स्कूल आने से डर नहीं लगना चाहिए कि यार स्कूल जाना पड़ेगा, टीचर डांटेगी, नहीं। स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करो, क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करो, बच्चा इंतजार करे कि कब सुबह होगी और कब मैं स्कूल जाऊं, बच्चा खुश हो स्कूल जाने के नाम से। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है स्कूल का, ठीक है। इंक्लूसिव एंड स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट बनाना है। इंक्लूसिव का मतलब मैंने आपको कल भी समझाया था, मींस जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं और जो नॉर्मल चाइल्ड होते हैं उन सबको एक इकट्ठा करके एक क्लासरूम में बिठा के पढ़ाना है। स्पेशल चाइल्ड के लिए अलग स्कूल नहीं होना चाहिए, अलग क्लासरूम नहीं होना चाहिए। सब बच्चे एक समान है, हमारा आरटी भी यही कहता है, सब बच्चे एक समान है, सबको एक साथ बिठा के पढ़ाना है, चाहे वो स्पेशल हो या चाहे वो नॉर्मल हो, ठीक है। इंक्लूजन लाना है, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, बच्चे को डरना नहीं है। आप बच्चे को डराओगे नहीं, हैरेस नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते बच्चों के साथ। क्यों? क्योंकि हमें स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट बनाना है, बच्चा अपनी बात बोलने के लिए डरे नहीं। उसको ये ना लगे अगर मैं बात बोलूंगा तो टीचर डांटेगी या मारेगी, नहीं। जो बच्चे के मन में है उसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। बच्चा बोलेगा तभी तो आपको पता लगेगा कि वो फील क्या कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए क्लासरूम का। इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी चाइल्ड। आप कोई भी एक्टिविटी करा रहे हो, कोई भी एक्टिविटी XYZ, कोई भी एक्टिविटी आप क्लासरूम में करा रहे हो या स्कूल में करा रहे हो, तो आप ये देखो, इंश्योर करो कि हर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है किसी ना किसी एक्टिविटी में। कोई भी बच्चा खाली नहीं बैठे, हर बच्चे को कोई ना कोई एक्टिविटी उसी उसके अकॉर्डिंग, बच्चे के पेस के अकॉर्डिंग, बच्चे की स्पीड के अकॉर्डिंग आप कोई ना कोई एक्टिविटी उसको दो, ताकि वो इन्वॉल्व रहे, अपने इन्वॉल्वमेंट दिखाए, वो खाली नहीं बैठे। उसको ये ना लगे कि मुझे नेग्लेक्ट करा जा रहा है क्लास में, मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। हर बच्चे पे ध्यान देना है, हर बच्चा एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। समझ आया? दिस इज दैट पॉइंट। अब चलते हैं सिस्टमैटिक रिफॉर्म में। सिस्टेमिक रिफॉर्म। सिस्टेमिक रिफॉर्म क्या होता है? प्रणालीगत सुधार, मीन्स टीचर एम्पावरमेंट, टीचर का एम्पावरमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, मीन्स शिक्षक सशिक्षितकरण, विकेंद्रीकरण और पाठ्यक्रम कार्यान्वयन में, ठीक है। लचीलापन होना चाहिए, मीन्स क्या है, देखो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। बच्चे को सिर्फ एक ही तरफ ध्यान नहीं देना, मीन्स अगर आप कोई सब्जेक्ट टीचर हो, अगर आप किसी कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हो, XYZ, मैथ, साइंस, कुछ भी पढ़ाते हो, तो सिर्फ आप बच्चे को ये नहीं बोलोगे कि मेरे ही सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, या इस तरीके से सब्जेक्ट नहीं पढ़ाओगे कि बच्चा बाकी और सब्जेक्ट पढ़ना ही भूल जाए। वो मतलब डर जाए कि आप डांटोगे या मारोगे, या कोई भी टीचर डांटेगी मारेगी अगर मैंने उनका होमवर्क नहीं करा या पढ़ा नहीं मैंने, नहीं। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो ना, आप लाइफ से कनेक्ट पढ़ाओ, अदर सब्जेक्ट से कनेक्ट करके पढ़ाओ। अगर आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हो, आप साइंस से कनेक्ट कर दो। मैथ्स पढ़ा रहे हो, मैथ्स और साइंस तो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है ही, मैथ्स पढ़ा रहे हो तो साइंस से कनेक्ट कर दो, है ना। मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, कनेक्ट करके पढ़ाओ अदर सब्जेक्ट के साथ। सिर्फ सेंटर में नहीं रहना बच्चे को, ठीक है, सेंटर में नहीं रखोगे आप, डिसेंट्रलाइज बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है, करिकुलम ऐसा फ्लेक्सिबल बनाना है ताकि बच्चा कोई भी सब्जेक्ट उठा ले, आप कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर दो, बच्चा उसका आंसर फट से दे दे। आप इंटीग्रेट करके पढ़ा रहे हो, बच्चे की लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ा रहे हो, तो वो क्यों नहीं सीखेगा? उसको एक्सपीरियंस लेना है, उसका एक्सपीरियंस है, जो आप पढ़ा रहे हो ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस ले चुका है उस चीज का, तो वो कैसे भूल जाएगा? उसको याद रहेगा। इसीलिए हमें लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाना है बच्चे की। समझ आया? ये थे हमारे जो हमने पढ़े हैं अभी 4 मेजर एरियाज, 4 मेजर एरियाज थे, हमने पढ़ लिए। एम ऑफ एजुकेशन, करिकुलर एरियाज, स्कूल स्टेज एंड असेसमेंट, स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट और सिस्टेमिक रिफॉर्म, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। मतलब एनसीएफ 2005 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे बात हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझना। सबसे पहला तो लैंग्वेज, लैंग्वेज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज क्या है? देखो, एम्फेसाइज्ड मल्टीलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म पे एम्फेसाइज करा है एनसीएफ 2005 में। मींस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, दिस इज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या होता है आपका? देखो मैं आपको अब बताती हूँ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या होता है। फर्स्ट लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? बच्चे की मदर टंग। आप कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो क्लास में, तो
ध्यान रहे कि बच्चे की मदर टंग में वो इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन इन मदर टंग रिकमेंडेड। प्राइमरी एजुकेशन जो है वो मदर टंग में बोली है एनसीएफ 2005 में कि प्राइमरी एजुकेशन तो मदर टंग में ही होनी चाहिए, कोई और लैंग्वेज का दबाव बच्चे पे नहीं होना चाहिए। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की सिफारिश की गई है इस एनसीएफ 2005 में, ठीक है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स। ये सीरियल में ही होते हैं, LSRW। ये सीरियल याद रखना है, सीरियल में ही होते हैं LSRW। जब आप बच्चे की लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स पे ध्यान दोगे तो ये LSRW सीरियल वाइज ही होगा, ठीक है। आप इसका सीरियल चेंज नहीं कर सकते। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, स्किल्स की डेवलपमेंट करनी है बच्चे की इन लैंग्वेजेस, ठीक है। सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की क्षमता को विकास देना है, कौशल का विकास करना है, समझ आया। अब देखो सेकंड लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। फर्स्ट लैंग्वेज तो मदर टंग होनी चाहिए, फर्स्ट लैंग्वेज शुड बी मदर टंग। इंस्ट्रक्शंस आप कोई भी दे रहे हो क्लासरूम में, कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो वो मदर टंग में ही होना चाहिए। नेक्स्ट इज अ सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज क्या है आपकी, हिंदी और इंग्लिश। सेकंड लैंग्वेज शुड बी हिंदी और इंग्लिश। 1 मिनट। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। हाँ, हम कहाँ थे। सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज क्या होनी चाहिए बच्चे की, हिंदी और इंग्लिश। देखो अगर बच्चे की मदर टंग हिंदी है तो सेकंड लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश, ठीक है। हिंदी अगर मदर टंग है तो सेकंड लैंग्वेज होनी चाहिए इंग्लिश। अगर मदर टंग हिंदी नहीं है, मदर टंग कोई और लैंग्वेज है, हमारी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस कितनी है आप मुझे कमेंट्स करके बताओगे। कल मैंने बताया था हमारी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस कितनी है, ठीक है। तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेज अगर होगी मदर टंग की तो नेक्स्ट सेकंड लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है। और अगर हिंदी मदर टंग है तो सेकंड लैंग्वेज क्या होगी हमारी, इंग्लिश, समझ आया। अब चलते हैं थर्ड लैंग्वेज। थर्ड लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश और अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। देखो अगर फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज हो गई इंग्लिश, थर्ड लैंग्वेज क्या होगी, थर्ड लैंग्वेज कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। और कितनी होती है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। और अगर फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है, कोई अदर लैंग्वेज है, तो सेकंड लैंग्वेज हो गई इंग्लिश और थर्ड लैंग्वेज हो गई उसके अलावा कोई और लैंग्वेज, या फिर हिंदी भी हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, समझ आया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मतलब मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट ये है कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला एनसीएफ 2005 ने इम्प्लीमेंट किया था कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला होना चाहिए एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। तीन लैंग्वेजेस बच्चे को कम से कम आनी चाहिए स्कूल के अंदर, समझ आया। ये था मीन्स अंग्रेजी या फिर आधुनिक भारतीय भाषाएं होनी चाहिए थर्ड लैंग्वेज में, समझ आया। आई होप समझ आया होगा। और अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो, ठीक है। दिस इज द सेकेंड लैंग्वेज। ये है हमारी सेकेंड लैंग्वेज, दैट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या है देख लेते हैं। शुड डेवलप लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग, मीन्स बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, ठीक है। और ना एक स्टेटमेंट है, आप मुझे कमेंट में बताओगे ये किसने बोली थी स्टेटमेंट, कि बच्चे को मैथमेटाइज कराओ, बच्चे को मैथमेटाइज करो देन टू नो अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटाइज का मतलब होता है कि बच्चे की थिंकिंग मैथमेटाइज कर दो,
अगर उसके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी इक्वेशन आती है, तो वो फट से सॉल्व कर ले। उसके अंदर मैथ्स का जितना भी ज्ञान है वो वहाँ पे लगा दे। वो रट्टाफिकेशन नहीं करे कि इसके अंदर तो यही फ़ॉर्मूला आना चाहिए या इसका फ़ॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा तो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊँगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर जितनी भी मैथ्स है वो वहाँ पे उसको लगा दे। मैथमेटाइज़ करो बच्चे की नॉलेज को, बच्चे की थिंकिंग को मैथमेटाइज़ करो, ना कि बहुत सारी मैथ्स सिखाओ बच्चे को। समझ आया? लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करो बच्चे के अंदर, रीजनिंग, तर्क लगाना सीखे बच्चा कि इसका रीजन क्या हो सकता है, ये ऐसा हुआ कैसे, रीजन लगाए बच्चा, ठीक है। एनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रियल लाइफ एप्लीकेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। वो अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो रीजन लगा के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। लाइफ, रियल लाइफ एप्लीकेशन मीन मैथ्स को भी आप रियल लाइफ से पढ़ाओ। अगर आप प्लस माइनस पढ़ा रहे हो तो बच्चे को लाइव एग्जांपल्स दो कि आप शॉप पे जाते हो, आप कोई सामान खरीदते हो तो आप पैसे देते हो, ऐसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे करके बच्चे को लाइफ से रिलेट करके पढ़ाओ, ताकि वो एक्सपीरियंस ले, रियल लाइफ एक्सपीरियंस ले। समझ आया? ये था हमारा मैथ्स। अब चलते हैं साइंस। साइंस क्या है? फोकस ऑन लर्निंग बाय डूइंग, मींस लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करना है, मेथड पे, प्रोसेस पे और ऑब्जर्वेशन पे फोकस करना है। मींस लर्निंग बाय डूइंग, ये तो है ही, चाइल्ड सेंटर्ड नॉलेज है, बच्चे को चाइल्ड सेंटर्ड बनाना है। तो लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए। जितनी एक्टिविटीज करेगा साइंस में, जितने एक्सपेरिमेंट करेगा उतना ही ज्यादा बच्चा सीखेगा। खुद एक्सपीरियंस लेगा, खुद ऑब्जर्वेशन करेगा तो उतना ही अच्छे से बच्चा सीखेगा। ठीक है, समझ आया? अब है प्रमोट क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चनिंग, मतलब बच्चे के अंदर जिज्ञासा, बच्चे के अंदर जिज्ञासा पैदा करो कि क्वेश्चंस पूछे, वो जिज्ञासा बनाओ बच्चे के अंदर कि वो क्वेश्चंस पूछे आपसे, वो क्वेश्चनिंग करे कि मैम ये टॉपिक कैसे हुआ, इसका मतलब इसका मतलब क्या है, वो आपसे क्वेश्चनिंग करे। अगर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो मतलब पहली बात तो क्लास में इंटरेस्ट ले बच्चा। अगर वो आपको अच्छे से सुन रहा है, अब आप अच्छे से बच्चे को इन्वॉल्व कर रहे हो, एक्टिविटीज करा रहे हो, तो बच्चा क्यूरियस बने, क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करके वो क्वेश्चंस पूछे आपसे, क्यूरियस बनाना है बच्चे को। समझ आया? नेक्स्ट है सोशल साइंस। सोशल साइंस क्या है? एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग एनकरेज करनी है, मीन्स महत्वपूर्ण सोच, समाजों की समझ, मतलब सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बच्चे के अंदर। वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी की वैल्यू करे बच्चा। सेक्युलरिज्म क्या है? हमारा इंडिया जो है वो सेक्युलर कंट्री है, मीन्स बहुत सारे कास्ट इस कंट्री में रहते हैं, बहुत सारे कास्ट क्रीड इस कंट्री में रहते हैं, और इंडिया जो है वो सारे ही कल्चर को वेलकम करता है, इसीलिए इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। तो हमारे सेक्युलरिज्म को रिस्पेक्ट करे, डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट करे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करे बच्चा। सोशल साइंस में ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग बनानी है बच्चे की कि वैल्यूज का, बच्चे को वैल्यूज सिखानी है, सोशल साइंस की वैल्यू सिखानी है बच्चे को। समझ आया? ये था हमारा सोशल साइंस का सब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा आर्ट एजुकेशन। आर्ट एजुकेशन क्या होता है? देखो, इंटीग्रेट आर्ट, साइंस, डांस, म्यूजिक, थिएटर इनटू करिकुलम टू प्रमोट क्रिएटिविटी। मींस ये सारी क्या है? ये सारी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज कौन सी? अदर देन सब्जेक्ट्स, अदर देन लिटरेरी सब्जेक्ट, लिटरेरी सब्जेक्ट से हटकर जो भी कोई अदर एक्टिविटी होती है वो सारी को करिकुलर में आती है। मीन्स डांस हो गया, आर्ट्स, म्यूजिक, थिएटर, ताकि बच्चा इंटरेस्ट ले स्कूल में आने में, क्लासरूम में बैठने में, और अदर एक्टिविटीज। होलिस्टिक डेवलपमेंट, देखो होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट का भी ध्यान रखना है बच्चे की और मेंटल डेवलपमेंट का भी ध्यान रखना है। क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? एनवायरनमेंट शुड बी कॉन्ड्यूसिव। क्लासरूम का एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट बोलते हैं, जो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट होता है। कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट शुड बी कॉन्ड्यूसिव, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, ताकि बच्चा क्लास में बोलने से डरे नहीं। समझ आया? नेक्स्ट इज हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। हेल्थ और फिजिकल मतलब फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स कराने हैं बच्चे को। हेल्थ डेवलप्स अपॉन न्यूट्रिशन एंड प्लान्ड फिजिकल एक्टिविटी। मीन्स आप बच्चे को डाइट चार्ट भी प्रोवाइड कर सकते हो क्लासरूम में, न्यूट्रिशन से रिलेटेड आप बच्चे को नॉलेज दे सकते हो कि आप न्यूट्रियस डाइट ले सकते हो। आप ये बता सकते हो कि कौन से फूड में कौन से विटामिन, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स या कुछ भी जो इंक्लूडेड होता है, आप बच्चे को गाइड कर सकते हो कि आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और हेल्दी डाइट प्लान में क्या क्या इंक्लूडेड हो सकता है। ठीक है, आप बच्चे को न्यूट्रिशन समझा सकते हो।
फिजिकल एक्टिविटी को प्लान करो ताकि बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट हो, फिजिकल ग्रोथ हो। योगा, योगा सबसे बेस्ट इज योगा इंक्लूड करो, स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटीज मीन ओवरऑल डेवलपमेंट में ध्यान रखना है बच्चे की। आपको बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में शारीरिक गतिविधियों पे भी ध्यान रखना है, योगा, खेल कराओ बच्चे को, ठीक है, उन सब में शामिल करना है आपको अपने करिकुलम में। समझ आया? ये सारी को करिकुलर एक्टिविटीज के एग्जाम्पल थे। ये सारी को करिकुलर एक्टिविटीज भी हमारे करिकुलम में इंक्लूडेड होनी चाहिए। समझ आया? और कौन कौन सी हो सकती हैं, ये सारे उसके एग्जाम्पल थे एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज वर्क एजुकेशन। सबसे पहले लैंग्वेज इंपॉर्टेंट था, जो हमने लैंग्वेज पढ़े थे, कितनी सारी लैंग्वेजेस थी, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। और उसके बाद अब जो इम्पोर्टेंट है मेन, वो है हमारा वर्क एजुकेशन। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। वर्क एजुकेशन क्या है? नेसेसरी स्किल्स शुड बी प्रमोटेड एज पार्ट ऑफ पेडागोजी। मीन्स नेसेसरी स्किल्स, स्किल्स जो होती है हमारी, सबसे पहले तो सेंसरी ऑर्गन, उसके बाद LSRW, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये सारी स्किल्स को ध्यान रख के पेडागोजी पढ़ानी है बच्चे को। चाइल्ड पेडागोजी बच्चे को अच्छे से पढ़ानी है और अच्छे से बच्चे को समझना है। वर्क एजुकेशन का मतलब होता है स्किल्स को डेवलप करना है, नेसेसरी स्किल्स को डेवलप करना। शिक्षा के हिस्से के रूप में आवश्यक कौशल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। समझ आया? आई होप समझ आया होगा आपको यहाँ तक। आगे चलते हैं, आगे क्या है? असेसमेंट इन NCF 2005। अब असेसमेंट कैसे होने चाहिए NCF 2005 के अकॉर्डिंग? देखो, सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को फोकस करा है NCF ने, ठीक है। मींस फॉर्मेटिव असेसमेंट, लगातार डेली असेसमेंट लो बच्चे का, डेली इवैल्यूएशन करो बच्चे की और फीडबैक लो। आपने किस तरीके से पढ़ाया, अगर बच्चे को कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो आप अपना टीचिंग मेथड चेंज करो। इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग। डायग्नोस करो कि कहाँ पे प्रॉब्लम आई है बच्चे को, और उसके बाद रेमेडियल टीचिंग करो। मींस अपना टीचिंग मेथड चेंज करके बच्चे को अलग तरीके से समझाओ ताकि वो समझ जाए। कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन करानी है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज एसेस बोथ स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक, मीन्स करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, स्कोलास्टिक मीन्स करिकुलर एंड को स्कोलास्टिक मीन्स को करिकुलर एक्टिविटीज। को करिकुलर एक्टिविटीज, इन दोनों को मिला के क्या बनता है हमारा? होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पे हमें ध्यान देना है। Scholastic plus co-scholastic means curricular plus co-curricular activities, that is holistic development। समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट इज एनकरेज सेल्फ एजुकेशन एंड पीयर इवेल्युएशन। सेल्फ इवेल्युएशन पे हमें फोकस करना है। मींस बच्चा अपना मूल्यांकन खुद करे। इवेल्युएशन का मतलब हिंदी में मूल्यांकन। बच्चा अपना मूल्यांकन खुद करे, बच्चे को खुद ही समझ आ जाए कि मैंने कहाँ गलती करी है या मुझे कितना आता है। सेल्फ असेसमेंट। और पीयर इवेल्युएशन का मतलब होता है कि आपस में सेम एज वाले जो बच्चे होते हैं, सेम क्लास के बच्चे आपस में एक दूसरे का इवेल्युएशन करें, आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर्स को सुने या कोई भी टॉपिक है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज करें और पता लग जाए, बच्चा अपने आप में ही पता लगा ले कि मुझे इतना आता है और उसे इतना आता है। सेल्फ इवेल्युएशन और पीयर इवेल्युएशन बच्चा कर पाए खुद से, ठीक है। NCF 2005 में ये बोला गया है। नेक्स्ट इज रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस रिड्यूस करना है, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है असेसमेंट को भी, ठीक है। फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट, मैंने अभी समझाया इम्प्रूवमेंट। फीडबैक लो, आप टीचर जो है वो फीडबैक ले अपनी टीचिंग का इम्प्रूवमेंट के लिए कि बच्चे ने कहाँ नहीं समझा या मेरी टीचिंग में क्या गलती रह गई जो बच्चा समझ नहीं पाया, तो वहां पे वो टीचर इम्प्रूवमेंट भी कर सकती है। बिकॉज जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं वो इम्प्रूवमेंट के लिए होते हैं, फीडबैक के लिए होते हैं। समझ आया? आई होप असेसमेंट आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं आगे। रोल ऑफ अ टीचर। टीचर का रोल अकॉर्डिंग टू NCF 2005, टीचर का रोल क्या होना चाहिए? देखो, टीचर का रोल है फैसिलिटेटर। टीचर जो है वो फैसिलिटेटर का रोल निभाती है अकॉर्डिंग टू NCF 2005। फैसिलिटेटर, ठीक है, फैसिलिटेटर का रोल जो है वो टीचर निभाती है। समझ आया? और एनकरेज क्यूरियोसिटी, क्वेश्चनिंग एंड क्रिएटिविटी। क्यूरियोसिटी, बट टीचर जो है वो बच्चे के मन में क्यूरियोसिटी पैदा करती है,
क्वेश्चनिंग पैदा करती है और बच्चे को बनाती है क्रिएटिव। मीन्स कोई भी चैप्टर आप पढ़ा रहे हो तो उससे रिलेटेड बच्चा क्वेश्चंस पुट अप करे, इस तरीके से बच्चे को क्लासरूम में इन्वॉल्व करो। क्यूरियोसिटी जगाओ बच्चे के मन में, समझ आया। नेक्स्ट इज ऑब्जर्व एंड सपोर्ट इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस को टीचर समझे। मीन्स हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर बच्चे का लर्निंग पेस एक जैसा नहीं होता, कोई धीरे समझता है, कोई जल्दी समझता है। तो टीचर समझे कि इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं हर किसी में, कोई भी एक समान नहीं होता, हर बच्चा अलग होता है, सबकी स्पीड अलग होती है, सबकी थिंकिंग पावर अलग होती है, ग्रास्पिंग पावर अलग होती है। जो आप समझा रहे हो कोई बच्चा जल्दी से समझ लेगा, कोई बच्चे को थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। तो टीचर जो है इंडिविजुअल डिफरेंस समझे क्लासरूम के अंदर और उसको सपोर्ट भी करे, इंडिविजुअल डिफरेंस को सपोर्ट करे, बच्चे को मारे नहीं। अगर कोई बच्चा लेट समझ पा रहा है तो उसको मारना नहीं है, उसको प्यार से समझाना है, अलग तरीके से समझाना है ताकि वो समझ पाए, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिएट इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना है, मीन्स स्पेशल प्लस नॉर्मल चाइल्ड को साथ बिठा के पढ़ाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन टीचिंग प्रैक्टिसेस। अपने खुद के टीचिंग मेथड पे प्रैक्टिस करो, आप किस तरीके से पढ़ा रहे हो अपना। अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पा रहा परफॉर्म तो आप अपने टीचिंग मेथड पे शक करो कि मैंने कैसा पढ़ाया कि बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाया। अपने टीचिंग मेथड को ध्यान दो और थोड़ा सा उसको चेंजेस भी उसमें लाते रहो, समझ आया। हमेशा एक ही तरीके से नहीं पढ़ाना, उसमें चेंजेस भी लाते रहो, समझ आया। अब जैसे मैंने भी अपना न्यू सेटअप आप लोगों की हेल्प से कर लिया है, तो अब जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो और सेशन को लाइक भी करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड ऑफ दिस चैप्टर, इस पूरे चैप्टर के लिए लास्ट स्लाइड है, देख लो अच्छे से समझ लो, ठीक है। वैल्यूज प्रमोटेड, आपको किस तरीके की वैल्यूज जो है वो बच्चे के अंदर प्रमोट करनी है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। देखो, पीस, इक्वालिटी मीन्स शांति, समानता, लिंग, समय, सवेश, संवेदनशीलता, विविधता और समानता। मीन्स रिस्पेक्ट करना चाहिए डाइवर्सिटी को, जेंडर सेंसिटिविटी आनी चाहिए बच्चे के अंदर, जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए बच्चा। जेंडर सेंसिटिव मतलब कि उसको किसी को गलत नहीं बोलना, किसी के जेंडर को लेकर उसको गलत नहीं बोलना, ना ही गलत सीखना। बच्चे को क्लासरूम में वैल्यूज सिखाओ, आप इक्वालिटी सिखाओ, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना सिखाओ, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना सिखाओ, ठीक है। डाइवर्सिटी मीन्स विविधता, विविधता को रिस्पेक्ट करना सिखाओ, समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट इज एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड सस्टेनेबल लर्निंग। एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड सस्टेनेबल लर्निंग मीन्स पर्यावरण जागरूकता और टिकाऊ जीवन। सस्टेनेबल लर्निंग बच्चे को आनी चाहिए और एनवायरमेंट से रिलेटेड बच्चे के अंदर प्यार, बच्चे को प्यार होना चाहिए अपने एनवायरमेंट से, अपने नेचर से, अपने आसपास सराउंडिंग से बच्चे को प्यार होना चाहिए, ग्रीनरी से, ठीक है। एनवायरमेंटल अवेयरनेस बच्चे के अंदर जगानी है। सस्टेनेबल लिविंग मतलब बच्चे को ज्यादा उड़ना नहीं है हवा में, जैसा जीवन उसको वो जी रहा है या जैसा जीवन उसको जीना है वो वैसा ही जीवन को रिस्पेक्ट करे, वो किसी को देखकर अपने मन में कोई इच्छा पैदा ना करे, वो जैसा जीवन जी रहा है उसको उसी में ही संतुष्टि होनी चाहिए, समझ आया। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड सिटीजनशिप। मीन्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज, अगेन बार बार वही पॉइंट है इसमें। डेमोक्रेटिक वैल्यूज मतलब बच्चे को अपनी खुद की सिटीजनशिप पे, डेमोक्रेसी पे प्राउड होना चाहिए और वो रिस्पेक्ट करे हमारे नेशन को, हमारे कंट्री को। ऐसी वैल्यूज, अपने बड़ों को रिस्पेक्ट करे, अपने बड़ों की बात को ओबे करे, बड़ों की बात को माने, उनको रिस्पेक्ट करे, अपने माता पिता को रिस्पेक्ट करे। ऐसी वैल्यूज हमें क्लासरूम में बच्चे को देनी है, समझ आया। दैट्स इट फॉर ऑल दिस चैप्टर। इस पूरे चैप्टर के लिए ये इनफ था और बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है। पूरा सेशन बायलिंगुअल रहा है हमारा, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और लाइक शेयर कमेंट तो करते ही जाना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे साथ एंड तक बने रहना, ताकि मेरे साथ आगे तक बने रहना, ताकि सारे चैप्टर्स में अच्छे से आप लोगों को करा पाऊं।